जब अपनी गलती नहीं मानता है। बिल्कुल। यहाँ मैं प्रेम कुमार धूमल जी जो मुख्यमंत्री साहब है हिमाचल प्रदेश के, उनसे भी बात की। प्रेम कुमार धूमल जी का कहना था कि मेरे, क्योंकि शांता जी आपके और धूमल जी के रिश्तों को लेकर कई बार बातें उठी कि कुछ मतभेद हैं, तो धूमल जी ने खुद कहा कि मनभेद जरूर है, मतभेद नहीं है, लेकिन मनभेद भी क्यों है। हाँ, आप दोनों लोग अगर हम बात करें, आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, पार्टी को आगे लेकर बढ़े हैं, आपने बहुत काम किया पार्टी के लिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर है मौजूद और तो इस तरह की बातें जब निकलकर सामने आती है कि मनभेद है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता पार्टी आगे बढ़ते वक्त थोड़ी सी दिक्कतें महसूस करती है? देखिए, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। समय समय पर हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। और देखिए, मेरी एक मुश्किल है कि मैं केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं लेखक हूं। जी। मेरी पहली कमिटमेंट लेखन के प्रति है। मैं सच बोलता हूं, सच बोलने की हिम्मत रखता हूं और सच बोलने के कारण सजा भी लेता हूं, कीमत चुकाता हूं, और उस कीमत चुकाने के लिए मुझे बहुत खुशी है। लेकिन यहाँ आपने सच बोलने की बात की जी। इसलिए आत्मनिरीक्षण करते करते कभी कोई कमी मुझे लगती है तो मैं कह देता हूं, उसको पार्टी की आलोचना नहीं समझना चाहिए, वो ईमानदारी से की हुई आत्मनिरीक्षण की बिल्कुल। कोशिश है। शांता जी, हमने तमाम विपक्ष के नेताओं से भी बात की, तो वो इस बात की तारीफ आपके करते नजर आते हैं कि आप सही को सही ठहराते हैं। आप ही की पार्टी से अलग हुए महेश्वर सिंह, उन्होंने हिमाचल लोकहित पार्टी शुरू की है। उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी के पास वो पहुंचे थे तमाम आरोपों को लेकर, तमाम सबूतों को लेकर, और आपके पास भी, आप भी जानते हैं उन सबूतों के बारे में, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इस पर क्या कहेंगे कि एक पार्टी में मौजूद अगर एक कार्यकर्ता, महेश्वर सिंह काफी दिनों से जुटे हुए थे, अब भले ही वो अलग हो गए हैं, एक अलग पार्टी बना ली है, लेकिन क्या हकीकत है? देखिए, महेश्वर सिंह जैसे लोगों के अलग होने का मुझे बहुत दुख है जी। बहुत दुख है। और उन्हीं दिनों मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी दोहराऊंगा कि हमारे कुछ मित्र हैं जो हुकूमत के नशे में हैं और हमारे कुछ मित्र हैं जो गुस्से के नशे में हैं। मैंने कहा था, दोनों मिल बैठे रास्ता निकल सकता है। महेश्वर जी जैसे लोगों को गुस्सा इतना ज्यादा था, वो थोड़ी देर रुक नहीं सके, और हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। ये रुक सकता था, रुकना चाहिए था। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इससे दिक्कतें बढ़ेंगी इस बार के चुनाव में? आपको लगता है कि अभी तक आजादी के बाद से और जब से हिमाचल बना है तब से लेकर अब तक दो ही पार्टियों में मुकाबला रहा, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इस बार हिमाचल लोकहित पार्टी भी आपके सामने और आपसे ही टूट के गई है, यानी कि वोट परसेंट भी वो आपका ही काटेगी। इसके अलावा कुछ और पार्टियां भी आ गई हैं जो अपने पैर जमा रही हैं, चाहे बसपा हो, सीपीआईएम हो, एनसीपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो। और पिछली बार का चुनाव आपको याद हो तो 7% वोट भी बसपा के खाते में गया था। तो आपको लगता है इस बार मुकाबले कई जगह त्रिकोणीय हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके कारण मुझे हो रही है, क्योंकि मुझे जब ये ख्याल आता है कि इस प्रकार के समर्पित कार्यकर्ता, कुछ लोग जेल में मेरे साथ रहे हैं, वो आज हमारे साथ नहीं हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे है, लेकिन पार्टी को कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ कांग्रेस और हम हैं। बीच में जितने लोग हैं वो कोई बहुत बड़ा स्थान अपना हिमाचल के चुनाव में नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहाँ अगर हम तमाम चीजों को देखते हुए चले, हिमाचल की जनता बहुत सारी उम्मीदें करती है। वो चाहती है कि उसे जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएं। वो कांग्रेस से भी वैसी ही वादों की उम्मीद करती है और बीजेपी से भी। हम दोनों पार्टियों को अलग रख के आपसे कहें, या आप जनता के बीच जा रहे हैं, कोई ऐसा वादा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सामने नहीं आया? लैपटॉप की बात कांग्रेस करती है तो आप और तमाम सुविधाओं की बात करने लगते हैं और तमाम चीजों की बात करने लगते हैं, लेकिन जो धरातल पर वादे हैं वो नजर नहीं आते। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मैनिफेस्टो इस बार का है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आम गरीब आदमी, नीचे के व्यक्ति के संबंध में सोचा है, कुछ योजनाएं उसके बारे में लाने की कोशिश। और मैं आपको एक और बात कहता हूं, ये कागज के मैनिफेस्टो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैनिफेस्टो तो सारी पार्टियां दे रही हैं, जी। भारत की सारी पार्टियां आ गई। अब कुछ ऐसी पार्टियां मैनिफेस्टो दे रही हैं जिनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होनी है, तो उन मैनिफेस्टो की क्या कीमत है? सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है हमारी परफॉर्मेंस। हम दिल्ली में रहे 5 साल, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। हम दिल्ली में रहे, महंगाई नहीं बढ़ने दी। हम दिल्ली में रहे, हमने आम गरीब आदमी के बारे में सोचा। अंत्योदय अन्न योजना जैसी योजना, आज हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों को 2 रुपए किलो, 3 रुपये अनाज मिल रहा है।
किसी ने नहीं सोचा। लेकिन दाल मेरा अपने कहना ये है जीतती कि सबसे बड़ा मैनिफेस्टो हमारी परफॉर्मेंस है। लेकिन हमारी पार्टी ने 5 साल पहले जो वायदे किए थे उन सबको पूरा किया है, जो वायदा नहीं किया था उनको भी पूरा किया। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, आपने अंत्योदय योजना की बात की, 3 दालें देने की बात करती है बीजेपी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसमें भी घोटाले की बात सामने आई है कि उसमें भी घोटाला किया गया, खराब दाल लाई गई। उसके अलावा जो अटल वर्दी योजना की बात है वो कहा गया कि वो तो केंद्र की तरफ से योजना थी। उसके अलावा जो 108 एम्बुलेंस की बात की गई वो कहा गया कि वो भी केंद्र की योजना थी। उस पर नाम धूमल सरकार और बीजेपी सरकार अपना चला रही है। इन्हें लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उसे मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा प्रशासन है, कहीं पर कोई गलत नहीं होता, ये कम से कम मैं तो कहता नहीं, लेकिन अगर गलत होता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, मेरा इतना कहना है। बिल्कुल। अच्छा, आरोप लगाना ये पर्याप्त नहीं है, कोई चीजें साबित होनी चाहिए। और हमारी प्रदेश की सरकार के ध्यान में जो भी कोई बात आई है उसकी बाकायदा जांच हुई है, उसकी जांच हो रही है, और मुझे विश्वास है किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां जो अहम सवाल आता है, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी के बारे में कहा जाता था, आप भी मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, कि बहुत ही साफ और निष्पक्ष छवि के तरीके से चलती है, वो सही कैंडिडेट चुनती है, डिजर्विंग कैंडिडेट को ही खड़ा करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कहा गया कि परिवारवाद हावी हो गया है बीजेपी पे हिमाचल प्रदेश में, पिता पुत्र की पार्टी बन गई है। इन्हें लेकर आप क्या कहें? आपको भी लगता है, क्योंकि आप भी पार्टी में शामिल हैं और आपके और सरकार के बीच भी काफी दूरियां पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिली थी? देखिए, मैं तो पूरी राजनीति के बारे में कहता हूं कि लोकतंत्र, परिवार तंत्र बिल्कुल नहीं बनना चाहिए जी। और पार्टियों में नेताओं की जो जागीरदारी प्रथा शुरू हो रही है, किसी कीमत पर नहीं। क्या ये बीजेपी में भी है शांता जी? ये राजनीति का अवमूल्यन हुआ है, राजनीति के इस प्रदूषण का कुछ असर हम पर हुआ है जी। हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ भी 4-4, 5-5, 6-6 बार जीते हुए लोग, पार्टी ने उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को लाना चाहा, अड़ गए, कुछ इंडिपेंडेंट खड़े। ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। मैं इसको, हम अपनी पार्टी को पार्टी विद ए डिफरेंस समझते थे। मुझे दुख है कि इस किस्म के कुछ नेता आज पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम अपनी पार्टी में ये जागीरदारी बिल्कुल नहीं चलने देंगे, परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलने देंगे। कोशिश पूरे भारत में हमारी है कि लोकतंत्र है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बेटे बेटियों की पार्टी ना है, ना हम बनने देंगे। एक और आरोप, यहाँ आप कहेंगे कि मैं आरोप ज्यादा लगा रहा हूं, क्योंकि जनता चाहती है जवाब मिले, वो जाने कि जितनी बातें कही जा रही हैं और पार्टी की तरफ से उनका अधिकार क्या है। ये कहा गया बार बार कि ये सरकार शिमला से नहीं चलकर जालंधर से चलती, इस तरह के भी आरोप आए। ये भी कहा गया कि पूरी तरह से जो पुराने नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, आपका भी नाम उसमें शामिल है शांता जी, कि आपको दरकिनार कर दिया गया। कुछ ऐसे निर्णय लिए गए, कुछ नए चेहरे जो आ गए, जो नई सरकार के इर्द गिर्द आ गए, जिससे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की छवि धूमल हुई। और अब मनाया इसलिए जा रहा है उन पुराने लोगों को कि चुनाव में मिशन रिपीट जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है उसमें कोई दिक्कतें ना हो। तो आपको लगता है कि ये तमाम चीजें जनता तक पहुंचने से बच पाएंगी? जनता विश्वास कर पाएगी कि इतनी दिक्कतों के बाद पार्टी आती है, जो पुराने लोग जुड़े रहे वो दूर हुए फिर पास आए, जनता ऐसे में विश्वास कर पाएगी बीजेपी पे? देखिए, एक बात तो सच है कि जब सत्ता आती है तो कुछ स्वार्थी मौका परस्त लोग सत्ता के चारों तरफ उनको घेरने की कोशिश करते हैं। जहां भी सरकार आती है होता है। प्रश्न ये है कि उस समय के नेता ऐसे अवसरवादी लोगों से किस तरह से बचें। अधिकतर स्थानों पर हम बचने की कोशिश करते हैं, कहीं कमी रहती है। हिमाचल प्रदेश में भी कभी कभी कहीं कहीं ये कमी आई है, उसको दूर करने की हमने कोशिश की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमको मनाने का सवाल नहीं, मेरे जैसे लोग किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, किसी एक नेता के लिए काम नहीं करते, हम पार्टी के लिए काम करते, सबके लिए काम करते। छोटे छोटे मतभेद हमारे रहते हैं। यहाँ कांगड़ा में लोगों को शक था, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, उससे मेरा झंझट है। लेकिन कल मैंने कांगड़ा चंबा की 20 की 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना टूर पूरा किया, हर जगह मैं गया। अखबारों में बड़ी चर्चा थी कि वहाँ तो आप जाएंगे नहीं, मैंने कहा देख लेना मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं। बिल्कुल, आप जैसे व्यक्ति, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज बीजेपी हिमाचल में इन चीजों के लिए तरस रही है, ऐसे लोगों को ढूंढ रही है? क्योंकि ऐसे लोग बेहद कम नजर आते हैं।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुल मिलाकर पार्टी एकजुट है और पार्टी में सभी कार्यकर्ता जो है वो मिलजुल कर चल रहे हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों ने जी बिल्कुल, कहीं कहीं कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों ने घुसपैठ करके हमारी पार्टी को परेशानी में डालने की कोशिश की। उनसे हम सावधान हो रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग तो बेनकाब हो गए, हमारे नेताओं के नजदीक आए, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं, पार्टी टिकट नहीं दे सकी तो खड़े हो गए। पता लग गया कि वो किसी नेता के नहीं थे, किसी पार्टी के नहीं थे, वो टिकट के लिए थे। तो हर सरकार में ये होता है। हमारे यहाँ कुछ हुआ, लेकिन हम सावधान हैं। उन लोगों को हम पहचान कर अलग करेंगे। अगली बार ऐसे लोगों को बिल्कुल नजदीक नहीं आने देंगे। बिल्कुल। 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ आखिरी 2 सवाल। पार्टी में गुटबाजी की बात होती है, कहा जाता है कि पार्टी में इस वक्त जो 2 बड़े गुट हैं, एक धूमल जी का गुट है, एक शांता जी का गुट है। वो मान गए हैं, लेकिन उनका एक अपना गुट है, उनके अंदर अपना एक पार्टी का एक अपने लोग हैं जो उनके साथ जुटे हुए हैं। आधे लोग धूमल जी के साथ जुटे हुए हैं और आपसी कहें कि सहयोग से मिल बैठकर इस बार मिशन रिपीट की तैयारी है। कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं, कुछ धूमल जी ने रख लिए हैं। इस आरोप को लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए, कोई गुट नहीं है। पहली बात, मेरी भारतीय जनता पार्टी है और पार्टी के लिए समर्पित, ईमानदार हर कार्यकर्ता मेरा है। लेकिन अगर कोई घुसपैठ करके अंदर आता है, स्वार्थी आया है जी, वो मेरा नहीं। उसको गुट न समझा जाए। मुझे बताया जाए कोई समर्पित कार्यकर्ता, चाहे वो किसी का रिश्तेदार हो, तो गुटबाजी कोई नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। पार्टी में अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हमारे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ता, टिकटों के वितरण का सवाल है, देखिए, टिकटों के वितरण में मतभेद बड़ा स्वाभाविक है। उसमें असेसमेंट की एक अलग अलग असेसमेंट होती है। मुझे लगता है ए जीतने वाला है, धूमल जी को लगता है बी जीतने वाला है। तो बार बार चर्चा होती है, आपस में आदान प्रदान होता है और अंत में हम सब कंसेंसस के द्वारा सहमत होते हैं। तो जो भी लोग चुने गए, टिकट दिया, वो किसी गुट के नहीं है, वो सहमति से आए। बहुत से लोगों को मैं दिलवाना चाहता था, नहीं मिला। बहुत से लोगों को धूमल जी दिलवाना चाहते थे, नहीं मिला। क्योंकि आखिर में 20-25 लोगों की सहमति से मुझे लगा कि भाई मेरा अकेले का विचार है, हो सकता है इनका विचार ठीक हो। तो जो भी तय हुआ सहमति से हुआ, वो पार्टी का निर्णय है, कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब मिलकर चल रहे हैं। लेकिन बार बार शांता जी ये भी कहा गया कि एक ऐसे नेताओं पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उनसे इस्तीफा लिया गया, उन्हें एक नई सीट पर टिकट दे दिया गया। बीजेपी से ऐसी उम्मीद कम करती है जनता। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि ऐसा जो भी हुआ है वो सब लोगों की सहमति से हुआ है। सब लोग शामिल थे, जो कुछ सब लोग सहमति से हुआ है। कई जगह धूमल जी को लगता था गलत है, फिर भी हुआ। कई जगह मुझे लगता था गलत है, फिर भी हुआ। एक आखिरी सवाल शांता जी, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता से आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता से मेरा एक बात कहना है कि आज सवाल एक प्रदेश की सरकार बनाने का कम है। आज देश को भ्रष्टाचार से बचाने का सवाल सबसे ज्यादा है। देश डूब रहा है, देश लुट रहा है। विदेशी लुटेरों ने भारत को उतना नहीं लूटा जितना अपने लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई है, महंगाई के कारण आर्थिक विषमता है, आर्थिक विषमता के कारण अपराध बढ़ रहा है, माओवाद बढ़ रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और उसके लिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार की जो जननी कांग्रेस है उसको हर गली में, हर मोहल्ले में हराया जाए। पंजाब में कांग्रेस हारी, गुजरात में हार रही है, हिमाचल में हारे, फिर हम दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। हमारी मंजिल शिमला नहीं है, हमारी मंजिल दिल्ली है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए इस बार हम शिमला होकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शांता जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि फैसला तो जनता को 4 नवंबर को करना है कि किसे चुनती है, किसे जिताती है। हम अपनी जनता से सिर्फ इतना कहेंगे, सोचे समझे परखे तभी मोहर लगाएं, क्योंकि सही व्यक्ति पर मोहर लगाने के बाद ही 5 साल तक वो व्यक्ति आपके जो वादे आपको करके गया है वो उन्हें पूरा कर पाएगा, वरना कहीं 5 साल तक आपको पछताना ना पड़े। एक बार फिर से कहेंगे, सोचे समझे परखे तभी मोहर लगाएं। शांता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हिमताज के सफर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हिमताज का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।